मणिपुर के मुद्दे पर बात करने के लिए, जो कि 2 दिनों से उसी के ऊपर हर जगह बातें हो रही है, चाहे देश हो या विदेश, संसद भवन हो या मीडिया, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर जगह आपको यही समाचार सुनने के लिए मिलेगा। और वो भी मणिपुर में जो 2 औरत को नग्न अवस्था में घुमाया गया, उनके साथ अत्याचार बलात्कार किया गया, उन्हीं की चर्चा हर जगह है। दोस्तों, ये सिर्फ मणिपुर की वो औरत थी, ठीक है, पर उससे पूरा देश शर्मसार है। देश के इज्जत पर वो कलंक जैसी बात है, जिस तरह की घटना है। और ये कोई नई घटना नहीं, उससे पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी है। पर जब जब ये इस तरह की घटनाएं घटती है, देश की इज्जत पर दाग लगता है। इस विषय पे बात इसलिए करना ज़रूरी हो जाता है कि जब ऐसी घटनाएं घटती है तो वहाँ की सरकारें क्या करती है, वहाँ की सरकारों का एक्ट क्या होता है, वह इन तरह की घटनाओं को किस तरह से रिएक्ट करती है और किस तरह से इस पर कार्रवाई करती है। मुद्दा वहाँ पे छुपा है। इस तरह की घटनाएं होती है, हम मानते हैं, आए दिन सुनते भी हैं, लेकिन घटना घटने के बाद उस पर कार्रवाइयाँ क्या होती है, कितनी उसमें जल्दबाजी दिखाई जाती है, वो मुद्दा का विषय, वो एक चर्चा का विषय होता है। जैसा कि आप जानते हैं, मणिपुर 80 दिनों से जल रहा है। 2 समुदाय आपस में, मतलब ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, मैतेई और कुकी समाज के बीच में। दोनों तरफ से गोलीबारी, आगजनी, इसी चीज़ की चर्चा है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं हो रहा है, उसके पीछे ये जो वायरल वीडियो है, इस तरह की घटनाएं भी बहुत हो रही है। जितने एफआईआर वहाँ दर्ज हुए हैं, वहाँ की सरकारें बोल रही है, वहाँ की सरकार बोल रही है 6000 एफआईआर अभी तक दर्ज हुए हैं, जिसमें से कि एक तिहाई एफआईआर जो है इसी तरीके के हैं, यौन शोषण के हैं, बलात्कार के हैं, गैंग रेप के हैं। कितना भयावह स्थिति होगा मणिपुर का, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। ये हालत है मणिपुर की। ये घटना है दोस्तों 4 मई की। 3 मई को हिंसा की शुरुआत हुई और ये घटना उसके एक दिन बाद 4 मई का है। एफआईआर दर्ज हुआ 21 जून को। इतना समय लगा एफआईआर दर्ज होने में। वीडियो वायरल हुआ 19 जुलाई को। मतलब अब 4 मई से लेकर 19 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जोड़ लीजिए कितने दिन होते हैं। मई, जून, जुलाई, आप इसको 2.5 महीने कर सकते हैं, नहीं 70-75 दिन के आसपास में। जब ये वीडियो वायरल हुआ है तब हमारी सरकार थोड़ी सी जगी है। आज करीब करीब 80 दिन से वहाँ पे इसी तरह के माहौल बने हुए हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री साहब जो हैं वह खुद कह चुके हैं कि ऐसी घटनाएं यहाँ सैकड़ों हो चुकी है। मैं उनका जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं यहाँ पे सैकड़ों हो चुकी है। कितनी भयावह स्थिति है मणिपुर की, कल्पना कर लीजिए। और वीडियो वायरल होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और बहुत सारे लोगों ने वीडियो को देखा, मैं वीडियो को देखा नहीं दोस्तों, लेकिन पढ़ करके ही समझ में आया
उस वीडियो की भयावहता क्या है, कितना दर्दनाक है। जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कड़ी फटकार लगाई केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, सीजीआई साहब क्या बोले हैं सुनिए। उसे देखकर, मीन्स वायरल वीडियो को देखकर वह स्तब्ध हैं। ऐसी घटनाएं पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हिंसा में महिलाओं को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना मानवाधिकारों का और संवैधानिक अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। हम सरकार को इस पर कार्रवाई करने का कुछ समय दे रहे हैं, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि मैं सरकार को कुछ समय दे रहा हूं कार्रवाई करने के लिए, नहीं तो अंत में मुझे कार्रवाई करनी होगी। इतनी कड़ी फटकार। इसका मतलब है कि स्टेट और केंद्र सरकार मणिपुर के मामले में दोनों फेल हो चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ये बयान आया सीजीआई का, शायद 9 या 10 बजे के आसपास की ये बात है, जब सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने ये बयान दिया अपना, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 11 बजे के आसपास संसद भवन के बाहर कुछ मीडिया चैनल के सामने मणिपुर का 80 दिन में, पहली 80 दिन तो हुआ है ठीक है, लेकिन आप मान के चलिए मतलब 75 दिन में पहली बार मणिपुर का नाम उनके जवान पे आया। मीन्स ये वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना को घटे इतने महीने हो गए, वीडियो वायरल हुई, पूरी दुनिया में थू थू हुई, पूरा दुनिया में भारत शर्मसार हुआ, और जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तब जाकर हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर शब्द का यूज़ किए। अब उनके जवान पे मणिपुर शब्द आया। इससे पहले आज 80 दिन होने वाला है, एक बार भी मणिपुर शब्द इनके जवान पे आया ही नहीं। मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। मणिपुर सिर्फ चुनावी राज्य है कि चुनाव में जाकर हम वहाँ पे प्रचार करेंगे और वहाँ पे एमपी और एमएलए को जितवा लेंगे और सरकार बना लेंगे, बाकी फिर वहाँ पे जो हो रहा है होने देते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जो राज्य 80 दिनों से जल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए वो कोई मायने नहीं रखता है। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब जो 11 बजे बोले हैं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, वो क्या बोले हैं वो मैं आपको वो भी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यह घटना 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार करने वाली है। मैं मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था मजबूत करें। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। मेरा मानना है अगर राजस्थान में ऐसी घटनाएं हो रही है, अगर छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं हो रही है, और अगर प्रधानमंत्री को मणिपुर के लिए बोलना था, पर वो अपने बोलने में राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी लपेटे हैं। प्रधानमंत्री कौन है देश का? अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे इस तरह की शासन व्यवस्था चल रही है जहाँ पे कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आप बर्खास्त कीजिए तीनों जगह के मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कीजिए। आपके पास है पावर, कीजिए। अगर कानून व्यवस्था वहाँ कंट्रोल में नहीं है तो ये बोल करके आप निकल सकते हैं। वीडियो वायरल हुआ है मणिपुर का, और वहाँ पे आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ घुसा रहे हैं। इसका मतलब क्या है?
आप अक्षम प्रधानमंत्री हैं क्या? आप सक्षम प्रधानमंत्री हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। बर्खास्त कीजिए सरकारों को जहाँ पे कानून व्यवस्था सही तरीके से ना चल रही हो। तो दोस्तों, मैं बोलने में थोड़ा आवेश में आया, कोई बात नहीं है, लेकिन और उसमें भी उनका 8 या 9 मिनट का वो जो चैनल के संवाददाता लोग थे उनसे उन्होंने बात की, तो उसमें से लास्ट का जो 20 सेकेंड होता है, 30 सेकेंड, 20-30 सेकेंड, उस समय वो लास्ट में अंत में जाकर मणिपुर के बारे में बोले हैं, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाया। 78 दिनों के बाद मणिपुर उनके जवान पे आया। चलिए, आया तो सही। ये वीडियो जो है उनको बोलने को मजबूर तो किया कम से कम मणिपुर के बारे में। अब सुनिए वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान। सीजीआई चंद्रचूड़ जी का बयान सुनाया मैंने आपको, सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूँ। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान सुनाया मैंने आपको। अब वहाँ के मुख्यमंत्री जी का बयान आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान है, ग्राउंड पर ऐसे हजारों केस हैं, इसलिए तो हमने इंटरनेट बंद किया है। सरकार इन मामलों में गंभीर है, दोषियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाएगा। क्या कहा उन्होंने? ग्राउंड पर ऐसे हजारों केस हैं। जब वहाँ का मुख्यमंत्री ये बोल रहा है कि ग्राउंड पर ऐसे हजारों केस हैं, समझिए कि क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सीएम बने रह सकते हैं? है नैतिकता है उनके पास? जब इस तरह के हजारों केस हुए हैं इस तरह के, तो फिर किस मुंह को लेकर वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं? ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? बर्खास्त कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, 80 दिनों से वहाँ पे यही खेल हो रहा है। राष्ट्रपति शासन लगाने में क्या परेशानी है? वहाँ है कानून व्यवस्था कंट्रोल में। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय दोनों मतलब बंकर बनाकर एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। फिर देश के प्रधानमंत्री सोच क्या रहे हैं? फिर समझ से परे है। बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जिस पर कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत लंबी चुप्पी साध लेते हैं। जैसा कि आपको ध्यान होगा, बृजभूषण शरण सिंह का मामला, जब हमारी महिला पहलवान खिलाड़ी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रही थी, क्या उनके मुंह से एक शब्द भी निकला उस बारे में, उस विषय पे? आज तक नहीं निकला है, आज तक कुछ नहीं बोले हैं। ऐसे मुद्दों पे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, उसका एक प्रभाव पड़ता है। दिनकर जी की एक लाइन है जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ। पांचाली के चीरहरण पर जो भी चुप रह जाएंगे, इतिहासों के पन्नों पर वे कायर कहलाएंगे। पांचाली का भी चीरहरण हुआ था बड़ी सभा में, और वहाँ पे बड़े बड़े भूप और बड़े बड़े वीर शांति और चुपचाप बैठे रह गए। आज वही हो रहा है हमारे देश में। बोलने वाले लोग कम हो गए हैं और इस तरह के कारनामे करने वाले और इस तरह के कारनामों में सहयोग करने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। दोस्तों, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। समझने सोचने का विषय है ये कि देश में हो क्या रहा है। ये सब राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए होती है, सिर्फ चुनाव कैसे जीतना है उसी पे उनका विचार मंथन और बैठकें होती है। इन सारी समस्याओं को फिर सॉल्व कौन करेगा? महंगाई जो इतनी बढ़ी हुई है,
इन समस्याओं को सॉल्व कौन करेगा? बेरोजगारी दूर कौन करेगा? पर देखने से तो यही प्रतीत होता है कि सरकारें या फिर विपक्षी पार्टियां जो भी हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सिर्फ उन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता पाने के लिए जो उनको करना होता है वो सब कुछ कर गुजरते हैं। ये है आज का राजनीति, यही आज की राजनीति में हो रही है। उन्हें कोई मतलब नहीं है जनता की परेशानियों से। जिस राज्य की आबादी 30 लाख के आसपास हो और वहाँ के 60,000 लोग, बूढ़े, बच्चे, औरत, वो शरणार्थी कैंपों में जाके रह रहे हैं। 30 लाख की आबादी में 60,000, 70,000 लोग शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं आज 70-75 दिनों से। इसके बारे में आप सोच पा रहे हैं कि क्या उन लोगों के ऊपर बीता हुआ है? उस घटना के बारे में आपको बताऊं, शरणार्थी कैंप ही जा रहे थे ये लोग। ये 5 लोग थे। 5 में से एक 55 साल की थी, एक 40 साल की थी और एक 21 साल की थी, और उनके साथ में एक पुरुष थे और एक बच्चे थे, एक 19 साल का लड़का था। इन लोग शरणार्थी कैंप में जा रहे थे। इन्हें पुलिस की गाड़ी मिल गई, पुलिस की गाड़ी में ये बैठ गए। पुलिस वाले इनको शायद शरणार्थी कैंप तक छोड़ आते। तब तक में मैतेई समुदाय के 1000 लोग उस गांव में आ धमके और इन लोगों को पुलिस से छुड़ा लिया। उसमें जो पुरुष थे उन्हें तो वहीं पे गोली मार दी गई। तीनों औरतों को निर्वस्त्र किया गया। उनको बोला गया कपड़े उतारो। वो औरत जो थी पुलिस की तरफ देखी। पुलिस की तरफ औरत देखी तो पुलिस भी दूसरी तरफ इस तरह से मुंडी, अपना सर घुमा दिया। उन्हें समझ में आ गया कि ये हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने अपने वस्त्र उतार दी। फिर उन्हें खेत में लेके जाया गया। फिर उन्हीं में से किसी ने बोला कि चलो अब इसका बलात्कार करते हैं, लेकिन उन औरत का बलात्कार नहीं हुआ जो 40 साल की थी। उन्हें छोड़ दिया उन लोगों ने। लेकिन जो 21 साल की जो लड़की थी, बलात्कार उनके साथ हुआ, गैंग रेप उनके साथ हुआ। ये वो खुद बताई हुई हैं ये सारी बातें, और शायद आप लोगों ने ये सुना भी है, देखा भी है न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आप लोग देखे सुने भी होंगे। ये उनकी बताई हुई बातें हैं जो पीड़ित हैं, जिनके साथ ये घटा है। जब वो 19 साल की लड़की का गैंग रेप हो रहा था 21 साल की लड़की के साथ में, तो उनका जो 19 साल का भाई था उसने विरोध किया। उसके भाई को मार दिया गया वहीं पे, और उसके बाद इन 21 साल की जो लड़की थी उनके साथ में बलात्कार ये लोग करते रह गए। इस घटना की भयावहता को आप समझिए, कोशिश कीजिए। और घटना है 4 मई की। वायरल हुआ है जाकर के 19 जुलाई को। अब तब जाकर के वहाँ की सरकारें जगी है। जब प्रधानमंत्री 19 जुलाई को एक रस्म अदायगी के तौर पे जब बोलते हैं कि ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, 140 करोड़ की का देश है और ये हम लोग सब शर्मसार होते हैं, जब ये बात वो बोले हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी, दोषियों को कड़ी सज़ा दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का फटकार मिल चुका था, तब जाकर 24 घंटे में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। 48 घंटे होते होते 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, और आज तो 5वां भी गिरफ्तार हुआ है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों?
मतलब प्रधानमंत्री बोल दें तो कार्रवाई हो सकती है, इसका मतलब तो यही है। ये 2.5 महीने से 70-75 दिनों से क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही थी? और जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग गई और प्रधानमंत्री भी रस्म अदायगी कर दिए बोलकर, तब जाकर चारों पांचों की गिरफ्तारी हुई। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ कंट्रोल में है, जो भी वहाँ पे हो रहा है उसको होने दिया जा रहा है। वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ पे होने दिया जा रहा है। यही समझ में आता है। आज मैं इस तरह से इसलिए बात कर रहा हूँ कि गुस्सा है मन में। इस तरह की जब कुछ दिखता है देश के अंदर तो मन गुस्से से भर जाता है। सरकारों से ऐसी उम्मीदें नहीं रहती है। एक और घटना है राजस्थान की। राजस्थान में कुछ इस तरह की भी घटनाएं थी। तो वहाँ के एक मंत्री हैं, गुढ़ा नाम है उनका, आगे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने विधानसभा में अपनी ही सरकारों को घेरा कि राजस्थान में महिलाओं के ऊपर अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। ये वहाँ के मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आया, गहलोत जी को, अशोक गहलोत को। उन्होंने उन्हें बर्खास्त कर दिया मंत्री पद से। किसी को अपनी आलोचना पसंद नहीं है। उनका जो काम है वो करेंगे नहीं। अगर कोई कुछ बोल दिया उनको बर्खास्त कर दिए। ये हालत है हमारे देश की और हमारे राजनेताओं की और देश की राजनीति की। और हम ढोल पीटते चलते हैं पूरे दुनिया में कि हमारी डेमोक्रेसी सबसे बड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। ये ढोल पीटते चलते हैं। क्या ये लोकतंत्र की निशानी है? लोकतंत्र में यही सब होता है? यही रामराज की कल्पना है? दोस्तों ठीक है, अब मैं इससे ज़्यादा बात क्या करूं? बात करने के लिए इस विषय पे बहुत सारा मेरे पास है। वीडियो भी लंबा हो जाएगा, फिर हम किसी दिन इसी विषय पे बात करूंगा। बहुत सारा बात है जो कि मुझे करनी थी, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही बोल करके अपना बात समाप्त करता हूं। पर देश की जनता को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और दिनकर जी की चंद लाइन है, उसे बोलकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जब द्रौपदी का चीरहरण, ये भी उन्हीं के ऊपर है, द्रौपदी का चीरहरण के ऊपर ही ये भी उनकी 2 लाइन है। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तटस्थ मीन्स ये हुआ दोस्तों, इन सारे घटनाओं को देख कर भी अगर कोई चुप है, अपनी आवाज़ नहीं उठाता है, नहीं बोलता है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए जो जहाँ जैसे जो उनके पास साधन है, मीडियम है, बात रखनी चाहिए। गलत को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है। ऐसी घटनाओं से देश के इज्जत पे कलंक लगता है, धब्बा लगता है, दाग लगता है। और ऐसी घटनाएं रुकनी ही चाहिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन सारे दोषियों को मौत की सज़ा दी जाए, ताकि लोग इस तरह के कुकर्म और दुष्कर्म करने से पहले सोचें। लेकिन होता नहीं है दोस्तों। कुछ निर्भया केस में हुआ, सारे दोषियों को फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन इस तरह के केसेस में इस तरह का सज़ा देते रहना चाहिए, कंटिन्यू, लगातार। तब जाकर के देश के लोगों के मानस के अंदर जाएगा कि ऐसी कुकृत्य करने के बाद उसका क्या परिणाम हो सकता है। एक असम रेजिमेंट के सैनिक थे जो श्रीलंका भी गए हुए थे शांति सेना में शामिल होकर, और उन्होंने कारगिल का युद्ध भी लड़ा था। वह बोल रहे हैं, मैंने मोर्चे पर अपने देश को बचाया,
लेकिन पत्नी की लाज इज्जत नहीं बचा पाया। कैसा लगता है सुनकर दोस्तों ये सारी बातें? जिसने देश के लिए बॉर्डर पर जाकर गोलियां चलाई, देश को सुरक्षित रखा अपने जान हथेली पर खेलकर, और उनके घर की इज्जत, ठीक है औरतें किसी भी घर की हो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि मैंने मोर्चे पर अपने देश को बचाया, लेकिन पत्नी की लाज इज्जत नहीं बचा पाया। ये सुनकर दिल झकझोर देता है। इस तरह के किस्से वहाँ पे हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं वहाँ पे घट रही है। ये विचार करने योग्य विषय है, इस पे विचार किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की बातों को विराम देता हूँ, और फिर मैं इसी विषय पे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बोलनी थी, जो अगले वीडियो में मैं अपनी बात रखूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।